डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें रहेगा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, उसका डेफिनेशन क्या होगा ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में तीन इंटरेक्शन होते हैं। नंबर 1 है इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सेकंड रहेगा इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और लास्ट रहेगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक समझने से पहले आप समझ लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaCl 1 मोल यूज़ किया प्लस वाटर टू गिव्स NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है डेल्टा सॉल्यूशन H, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल बेटा ध्यान से देखिएगा, KCl प्लस AQ एक्वस टू गिव्स KCl एक्वस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन H इज इक्वल टू 17.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा पहले आप समझ लीजिए। देखिए कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा है ना, और उस सॉल्यूशन तैयार होने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको हम? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज है ना, when the enthalpy change that accompanies okay, when 1 mole of solute, 1 mole of solute dissolve in specific amount, dissolve in specific amount of solvent to form solution of a particular concentration। मतलब यहाँ पर concentration भी एक स्पेसिफिक रहेगा, called as enthalpy of solution। ध्यान से देखना, आपने बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की कि जब यहाँ पर हम 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, मतलब वाटर यूज़ किया हमने, मान लीजिए यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर रहेगा। ठीक है, और देखिए जब 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हमने सॉल्वेंट में, तो इससे सॉल्यूशन तैयार हुआ टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है स्पेसिफिक रहेगा। ओके, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, उस एनर्जी को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आयोनिक कंपाउंड यूज किया क्योंकि आज हम कहानी इसी की पढ़ेंगे। किसकी? आयोनिक कंपाउंड की। ठीक है ना। ध्यान से देखना, पहले मैं आपको सॉल्यूट समझा देता कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला कैसा बनेगा, क्या बनेगा, एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला इसके लिए ये है बेटा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डेल्टा LH है ना, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या रहेगा? प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ध्यान से देखना। आपने ये नोट किए क्या डेफिनेशन जो हम बोर्ड पर लिखे? तो चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको अच्छे से समझाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट को हमने ऐड किए सॉल्वेंट में। ओके, एक कंटेनर है, यहाँ ऊपर से हमने ऐड किए सॉल्यूट। ओके, और यहाँ पर है सॉल्वेंट। आप मान लीजिए कि सॉल्वेंट है, इसमें H2O वाटर।
बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट के दो टाइप्स है। सॉल्यूट रह सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक, कौन कौन सा हो सकता है ध्यान से देखिएगा। एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो है, देखिए क्या ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। कौन कौन सा? सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट का भी सेम थिंग, सेम कंसेप्ट। ये सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ छोटे पॉइंट्स मैं आपको समझा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, यहाँ देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, KCl एटसेट्रा, बराबर है ना। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ये है ना, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। CaCO3 यूज किया हमने। मान लीजिए CaCO3 को मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, बराबर। जब हम CaCO3 देखिए, जब हम यहाँ पर मान लीजिए CaCO3 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, है ना, तो क्या होगा? क्या CaCO3 ये डिसोसिएट होगा Ca डाई पॉजिटिव और CO3 डाई नेगेटिव आयंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? Ca डाई पॉजिटिव और CO3 डाई नेगेटिव। जैसे अगर हम NaCl यूज करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। KCl अगर यूज करेंगे तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, डिसोसिएट कब होगा? जब यहाँ से वाटर इसको एनर्जी देगा, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड है, मीन्स ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने की वजह से वाटर इसको एनर्जी देगा और ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। ठीक है, पहले आपको शॉर्ट समझा देता इसमें। देखिए क्या, जब ये डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर के डिसोसिएट हो गए, है ना, डिसोसिएट होने की वजह से ये Ca डाई पॉजिटिव और CO3 डाई नेगेटिव यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, और एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से ये सॉल्यूशन हॉट रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन हॉट होगा या फिर कोल्ड रहेगा? कोल्ड होगा। ये डिपेंड रहेगा लैटिस एनर्जी पर। किस पर डिपेंड रहेगा? लैटिस एनर्जी, जो मैं जस्ट आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि लैटिस एनर्जी क्या रहता। ठीक है ना, अब इतना याद रखना है आपको, क्या यहाँ पर सॉल्यूशन हॉट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिक्विड यूज किया हूँ, बेस्ट एग्जांपल H2SO4, तो डिसॉल्व होकर के डिसोसिएट होगा। सबसे पहले ये डिसॉल्व होगा, है ना, डिसॉल्व होने के बाद में फिर डिसोसिएट होगा। और वाटर में डिसोसिएट कैसा होगा? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव, है ना। देखिए जब ये यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से ये तो हमेशा फिक्स है कि ये हॉट सॉल्यूशन तैयार करेगा और ये डिपेंड रहेगा लैटिस एनर्जी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ये बन रहा है कि बेटा डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू द, इसके लिए इसको तोड़ने के लिए लगेगी लैटिस एनर्जी, क्योंकि आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, है ना। और यहाँ पर होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा H/H, जो मैं आपको सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी शॉर्ट में याद रखना आपने। देखिए अगर यहाँ पर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड यूज करूंगा, मान लीजिए यूरिया, है ना, शुगर, ग्लूकोज, है ना, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन क्या में बोलो? सॉल्वेंट में, है ना, टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो बेटा देखो यहाँ पर तो एक फॉर्मूला ये बन गया इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी भी लग रही थी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी था। यहाँ पर तो लैटिस एनर्जी सिर्फ किसके लिए लगती है? सॉलिड के लिए। यहाँ पर लैटिस एनर्जी जीरो रहेगी। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन कब बताइए? जब यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिक्विड हो, तब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो डिसॉल्व हो रहा है ना, मीन्स यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, बट नॉट डिसोसिएट, नॉट डिसोसिएट, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी। ठीक है ना, जब ये डिसोसिएट नहीं होगा तो इसके लिए लैटिस एनर्जी जीरो रहेगी। मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा बेटा बोलो? हाँ सॉरी, लैटिस एनर्जी तो यहाँ पर देखिए एज इट इज रिमेन रहेगी, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डिसोसिएशन अगर होगा तो हाइड्रेशन होता। मीन्स डेल्टा लैटिस H, है ना, ये मीन्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द
क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी या फिर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, ये बताने वाला हूँ मैं आपको आगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिक्विड हो तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता और ये सॉल्यूशन बेटा कोल्ड हो जाएगा। क्यों कोल्ड होगा? क्योंकि यहाँ पर आयन प्रोड्यूस नहीं होते। अगर आयन प्रोड्यूस हो गए, है ना, जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हो गए सॉल्यूशन उतना ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है, ये तो शॉर्ट टॉपिक था। ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या था? तो देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हमारे को पढ़ना है। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 3 इंटरेक्शन होते हैं। कितने? 3। नंबर 1 है इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सेकंड है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और लास्ट वाला सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा और ये जो फॉर्मूला हमने लिखी है इसको आप याद कर लेना कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, बराबर है, बोलो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ध्यान से देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मींस देखिए अगर हम NaCl को वाटर में ऐड करेंगे, किसमें? वाटर में, तो पहले डिसॉल्व होगा फिर ये डिसोसिएट होगा। कैसा है डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में, बराबर है, इस तरह ये डिसोसिएट होगा। ओके, अब इस कहानी को समझना है तो इसमें नंबर 1 है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। नंबर 1 है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, मान लीजिए आप, ये है आयनिक सॉलिड, है ना, NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो देखिए आयनिक सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बराबर है। अब ये देखिए कि यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर Na और Cl को दोनों को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बराबर है, और उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को बोलेंगे हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, इन आयोनिक सॉलिड, ओके, सॉल्यूट पार्टिकल्स are held by intermolecular force of attraction, देखिए आयनिक सॉलिड में सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े रहते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। अब इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए क्या Na को अलग करना है और Cl को अलग करना है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को बोलेंगे हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। इन आयनिक सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, that energy called as crystal lattice energy और crystal lattice enthalpy, crystal lattice energy और crystal lattice enthalpy। ध्यान से देखिएगा कि आयनिक सॉलिड में सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े होते हैं और इन पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, उस एनर्जी को बोलेंगे हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी और क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। यहाँ तक क्या आप समझ गए? इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? अब देखिए ये जो पूरा साइकिल रहेगा, क्या यहाँ पर ये मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस के फॉर्म में इसको बनाना, पहले ऐसा कि ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैसियस लिए, हमने गैसियस लिए, दैट गिव्स NaCl सॉलिड और यहाँ पर डेल्टा H रहेगा नेगेटिव, ठीक है, मीन्स ये रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे हम Na सॉलिड से देगा ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये है गैस, तो ये रहेगा डेल्टा H पॉजिटिव, ठीक है ना।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये Na पॉजिटिव गैसियस से लेकर के NaCl तक के एक ये बड़ा साइकिल है, और इसको डेवलप किया था मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हेबर ने। किसने डेवलप किया था बताइए? मैक्स बॉर्न, ओके, एंड फ्रिट्ज हेबर ने, जो फेमस है बॉर्न हेबर साइकिल के नाम से। किसके नाम से? बॉर्न हेबर साइकिल। तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉर्न हेबर साइकिल का हम डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें सब्लिमेशन एनर्जी क्या रहेगा, ओके, उसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, ये सारे पॉइंट्स। तो हेडिंग डालिएगा, ये तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें आपको ये बताना था कि क्रिस्टल लैटिस एनर्जी क्या रहता है और क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। तो आप हेडिंग डालिएगा बॉर्न हेबर साइकिल, क्योंकि मैक्स बॉर्न के नाम से फेमस है। ओके, डालिए हेडिंग मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हेबर, है ना, मीन्स बॉर्न हेबर साइकिल। कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे से और इसको डिटेल में पढ़ने की, ठीक है। और इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या फिर जाने के चांसेस है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल के जरिए हम निकालते हैं लैटिस एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल, है ना, बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। काय के लिए? यूज टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। ओके, अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लैटिस एनर्जी क्या है, ठीक है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये है गैसियस फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में, तैयार होगा NaCl, ये है सॉलिड, और इसके लिए डेल्टा LH, है ना, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर रहेगा नेगेटिव, क्या रहेगा, ये फिर डेल्टा H हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, अभी क्या रहेगा, नेगेटिव, ओके। या फिर आप लैटिस एनर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हीट की फॉर्म है, लैटिस एनर्जी Le नेगेटिव है। ध्यान से देखना, आपने कोशिश करेंगे अच्छे से इसको समझाने की। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, Mg डाई पॉजिटिव, ये है गैसियस फॉर्म में, प्लस Cl नेगेटिव, 2 gives MgCl2, ये है सॉलिड, ये 2 मोल, ये है गैस, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी ये नेगेटिव रहेगा, मीन्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर 1 मोल आयनिक कंपाउंड तैयार हो रहा, कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं, किससे? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन से। किससे बोलो? गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से। और उस वक्त, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, when कब? when 1 mole of ionic compound, when 1 mole of ionic compound is formed, है ना, किससे? from its gaseous cation and anion, from its gaseous cation and gaseous anion, from its gaseous cation and gaseous, चलो gaseous पूरा लिख लेते हैं, gaseous cation and gaseous anion called as, क्या बोलेंगे इसको हम? लैटिस एनर्जी। यानी यहाँ पर 1 मोल आयनिक कंपाउंड तैयार होगा उसके गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से। इसके लिए शर्त ये है कि गैसियस केटायन और गैसियस एनायन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया। अब देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से देखना आपने, हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या Na प्लस Cl2, 2 gives NaCl, यहाँ पर मैंने हाफ मोल लगा दिया, Mg प्लस Cl2, 2 gives MgCl2, ओके, और Al प्लस, ठीक है ना, या फिर ऐसा करेंगे हम, क्या Mg प्लस
O2 gives MgO। ध्यान से देखना, थोड़ा डिफरेंस, एक छोटा डिफरेंस है इसमें, ठीक है बेटा। ये नेचुरल स्टेट इसका है सॉलिड, 1 मोल कंपाउंड तैयार हो गया। ये था गैस और ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ मोल कर लिया इक्वेशन बैलेंस करने के लिए गैस, और ये सॉलिड। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मैंने गैसियस केटायन और एनायन यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था? गैसियस केटायन और एनायन। और यहाँ पर मैंने देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड तैयार होना, कौन सा भी कंपाउंड तैयार कर सकते हैं हम, आयनिक भी कर सकते हैं और कोवैलेंट भी कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अगर मैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन यूज़ करूँगा तो CH4 बनेगा, ये गैस है, ये गैस 2 मोल और ये है सॉलिड, ठीक है ना, बराबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने गैसियस केटायन और गैसियस एनायन का यूज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एलिमेंट का वो स्टेट यूज़ किया जो इसका नेचुरल स्टेट है, बराबर है। और इसके लिए हमेशा, इन सभी रिएक्शन के लिए हमेशा डेल्टा H ये नेगेटिव रहेगा, डेल्टा H क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा इसके डेफिनेशन क्या बन रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, ठीक है, कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डेल्टा F और ये H, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, लेकिन कब? व्हेन, बोलो, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर आयनिक जरूरी नहीं है, यहाँ पर आयनिक जरूरी था। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंटल, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पर एलिमेंट का हमारे को नेचुरल स्टेट यूज करना है, क्या यूज करना है? नेचुरल स्टेट, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? अब इसका और इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, यानी यहाँ अगर हम ये रिएक्शन करेंगे इस तरह तो ये 1 स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। और इस स्टेट में लाने के लिए मतलब Na से Na पॉजिटिव बनाना, फिर बाद में गैसियस आयन बनाना, तो इसके लिए बड़ा साइकिल है, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल, जो मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर ने दिया था, और इसके जरिए निकालेंगे हम लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये नोट कीजिए बेटा आपने, पक्का। चलिए देखिए, अब बॉर्न हेबर साइकिल क्या है ना, यही हेसेस लॉ में आपको काम में आएगा आगे वाले पोर्शन में, जो 2-3 लेक्चर के बाद में इस पर टॉपिक आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, चलिए देखिए, ये नोट किया आपने? हाँ, ध्यान से देखना, यहां लिखा मैंने Na प्लस Cl2, 2 गिव्स NaCl और ये हाफ मोल, और इसमें डेल्टा फॉर्मेशन H, ये है बेटा नेगेटिव, बराबर है। ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड, ये गैस और ये है सॉलिड। तो इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है। अब मान लीजिए अगर हमारे को Na से गैसियस एटम बनाना है, तो अगर सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में हो तो उस एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हमने, ये क्या रहेगा? सब्लिमेशन एनर्जी, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, बराबर है। तो Na सॉलिड का कन्वर्जन करेंगे हम Na गैस में। अब यहाँ पर देखिए हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब प्लस होगा, ठीक है। सॉलिड का कन्वर्जन किस में होगा? गैस में। अब यहाँ पर हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में, बराबर है। ये Na पॉजिटिव गैस, तो यहाँ पर भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, बराबर है, ठीक है ना। पहले सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ा आपको, सॉलिड का कन्वर्जन गैस में होगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पर हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ा,
तो यहाँ पर Na गैस का कन्वर्जन हो गया Na पॉजिटिव में। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये है क्लोरीन, ठीक है, 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, जिसको देना पड़ेगा हमारे को डिसोसिएशन एनर्जी, बराबर है, डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन 1 मोल की बात थी, अब यहाँ पर ये हाफ मोल है, तो डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, तो यहाँ पर ये हमारे को एनर्जी देना पड़ रहा, ठीक है। एनर्जी देंगे मतलब गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में होगा, गैसियस एटम में। इससे पहले लेक्चर में पढ़े हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब यहाँ पर देखिए गैसियस फेज का कन्वर्जन हुआ गैसियस एटम में, कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रहेगा निगेटिव। मीन्स जब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और क्या बन जाएगा, Cl निगेटिव। देखिए यहाँ पर गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव को अगर हम मिला देंगे तो इसमें बन जाएगा NaCl, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, लेटिस एनर्जी जो रिलीज होगी। रिलेशनशिप समझ में आ रहा आपको, क्या डायरेक्ट सोडियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करेंगे हम तो NaCl बनेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने इसको सब्लिमेशन एनर्जी दे दी, मतलब यहाँ पर सॉलिड का कन्वर्जन होगा गैस में। अब गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में। यहाँ पर देखिए क्या ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको हमने डिसोसिएट किए, है ना, हाफ मोल था तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, है ना। तो गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा गैसियस एटम में। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलेंगे हम, बराबर है ना, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। गैसियस एटम का कन्वर्जन हो जाएगा निगेटिव आयन में, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो ये रहेगा लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या था, क्या द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन कॉल्ड एज लेटिस एनर्जी। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। अब अगर से आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना रहा, इज इक्वल टू क्या बन रहा है इसमें, बोलो, ये है ना पूरा सर्कस, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, बराबर है, प्लस बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, और क्या रहेगा बेटा बोलो, माइनस LE लैटिस एनर्जी। और इस फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, पक्का। देखिए अब सेकंड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मान लीजिए हमें यूज किया मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो ये बना देगा MgCl2 और ये है सॉलिड फॉर्म में, ये है गैस और ये है सॉलिड, ओके। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रहेगा बेटा नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट वाला रिएक्शन होगा और ये पूरा डिटेल के रिएक्शन और कैसा हो सकता है, और इसी साइकिल को बताते हैं हम बॉर्न-हेबर साइकिल। और एक एग्जांपल बताता मैं आपको, देखिए यहाँ पर गैसियस केटायन और गैसियस एनायन तक के हमारे को स्टेप पहुंचाना है, क्योंकि लेटिस एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर Mg के है सॉलिड है, यहाँ पर हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो Mg गैस बन जाएगा, बन गया। और यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। फर्दर यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो IE1, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, Mg पॉजिटिव गैस, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्दर देखिए Mg डाई पॉजिटिव, ये भी क्या है, गैस, और ये रहेगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और ये सेकंड, बराबर है ना। देखिए पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी है, तो Mg का कन्वर्जन किस में होगा, Mg सॉलिड का कन्वर्जन होगा Mg गैस में। फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हमने, तो 1 टाइम में एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, सेकंड टाइम में सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, Mg डाई पॉजिटिव गैस, ओके। अब Cl को हम डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, ये प्लस रहेगा बेटा, एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ेगा और यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगेगा हमारे को डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। अब यहाँ पर बाय 2 करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही मोल यूज किया हमने, यहाँ पर 2 मोल यूज किए थे, बराबर है ना। तो Cl गैसियस एटम बन गया, क्या बन गया, Cl गैसियस एटम। अब ध्यान से देखिए आप क्या हो गया इसमें, बोलो, यहाँ पर हाँ Cl गैसियस एटम। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करें, मतलब एनर्जी रिलीज होगी,
तो Cl निगेटिव क्या रहेगा, Cl निगेटिव। यहाँ तक के समझ गया, Cl निगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ये गैसियस एटम था और इसका कन्वर्जन हुआ गैसियस आयन में, लेकिन कितने क्लोरीन थे, 2 थे प्लस, बराबर है ना, बोलो Cl निगेटिव, बराबर है, मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो एक Cl निगेटिव और ये Cl निगेटिव। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने पर क्या बन जाएगा कि Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं ना, 2 मोल चलेगा ऐसा, हाँ ये 2 मोल एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा इसमें, बोलो Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव, तो ये रहेगा माइनस लैटिस एनर्जी और तैयार हो गया MgCl2। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव क्या रहेगा, Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव टू गिव्स MgCl2, और यहाँ पर रहेगा लैटिस एनर्जी निगेटिव, क्या रहेगा, लैटिस एनर्जी निगेटिव, बराबर है। फॉर्मूला कैसा आएगा बेटा इसका, बोलो, हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, बराबर है बेटा, हाँ सर। उसके बाद में देखो प्लस, बोलो डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद में माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये बन गया इसका एक न्यू फॉर्मूला, बराबर, क्या बन गया, एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन वाली एग्जांपल के बाद नोट किए क्या, चलिए देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल, एक लास्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड वाले लेते हैं हम, ठीक है। फिर बाद में बताता मैं आपको क्या लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता साइज के। फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, फॉर्मूला कैसा बनेगा, कैल्शियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ टू गिव CaO, यहाँ मैंने हाफ मोल यूज किया, ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड, है ना। और इसके लिए फॉर्मेशन H ये क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहता, सभी को पता है, ठीक है ना। क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, Ca गैस, तो यहाँ देना पड़ेगा सर हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी दैट इज प्लस, फिर बाद में क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट Ca पॉजिटिव, है ना, गैस, फर्दर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाला देना पड़ेगा हमारे को दैट इज Ca डाई पॉजिटिव दैट इज आल्सो गैस, ओके। यहाँ पर बेटा हमारे को देना पड़ेगा डिसोसिएशन एनर्जी और ये हाफ मोल है ना बाय 2, ठीक है, तो ये गैसियस एटम में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रिलीज होगा फर्स्ट वाला, तो O निगेटिव, ठीक है, क्या रहेगा गैसियस एटम, लेकिन यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव चाहिए क्योंकि Ca डाई पॉजिटिव प्लस, है ना, सॉरी Ca डाई पॉजिटिव चाहिए, है ना, और यहाँ पर O डाई नेगेटिव चाहिए था इस तरह। तो सेकंड वाला जो रहेगा हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पॉजिटिव रहता। पहले इसमें एनर्जी इसने रिलीज कर दिया ऑक्सीजन एटम ने, है ना, गैसियस एटम से गैसियस आयन बन गए। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन देते वक्त ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो O डाई नेगेटिव, बराबर है। अब ये दोनों को मिक्स किए हमने, कंबाइन करने पर ये इस तरह ये बना लिया इसने, देखिए क्या CaO मीन्स Ca डाई पॉजिटिव प्लस O डाई नेगेटिव, ये क्या था, गैस था सर, ये भी गैस था, दैट गिव्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये क्या गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। यहाँ तक के समझ गया। अब यहाँ पर देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा रहेगा, फॉर्मूला बोलो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, बोलो जल्दी जल्दी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ओके, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ओके बेटा। अब ध्यान से देखिए इसके आगे क्या रहेगा, यहाँ तक के स्टेप पहुंच गए, ये रहेगा प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, ठीक है, उसके आगे माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये है पूरा बेटा बॉर्न हेबर साइकिल, और इसके जरिए निकाल सकते हैं हम, बोलो लैटिस एनर्जी, बराबर है। अब लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज के, ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी
is directly proportional to the charge and inversely proportional to the size। लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। यानी आयन का जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, आयन का जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैटिस एनर्जी देखिए साइज जितना कम रहेगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। क्या लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका फॉर्मूला ऐसा है बेटा, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R बोलते रेडियस दैट इज साइज। ठीक है। और फोर्स वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। फोर्स क्या रहता बोलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर केटायन और एनायन का साइज ठीक है छोटा चाहिए या फिर चार्ज ज्यादा चाहिए, तो उसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन तो कॉमन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज, या फिर अरेंज द ऑर्डर ऑफ, अरेंज ठीक है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। यहाँ पर आपको लैटिस एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस मैं ऑप्शन चेंज करते जाता हूँ। ए लिखिए हमने यहाँ पर LiCl, बी है NaCl, सी है KCl, डी है RbCl। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये किसके फॉर्म में, Cl नेगेटिव है ना, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ये Li पॉजिटिव, एनायन तो सेम है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Rb पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पर हम एनायन से तो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सभी में क्या है, Cl नेगेटिव है ना। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे केटायन से। तो देखिए यहाँ पर चार्ज सभी का सेम है ना, +1 +1 +1 +1। ओके। अब यहाँ हम इसको डिसाइड करेंगे साइज से, जिसका साइज छोटा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, ये सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, इसका साइज सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम है ना। तो A B C और ये D। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा आपको, पक्का। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ है ना लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज आपको देख के लिखना है। ए ऑप्शन कर रहे बेटा यहाँ पर हम, देखो LiF, बी है NaCl, सी है हाँ KBr और डी है RbI। क्या बोलो, RbI। ठीक है ना, बोलो कैसे करेंगे इसको, LiF ठीक है ना, यहाँ पर केटायन और एनायन। ओके, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा रहने देते हैं, ये हाँ यहाँ पर Na लगा देते, चलिए फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे है ना। LiF NaF है ना, उसके बाद में है KF और RbF, डी वाला RbF। बोलो बेटा यहाँ पर एनायन का साइज तो सेम है, केटायन का साइज अगर छोटा रहा, केटायन का साइज सबसे छोटा ये Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, A B C और D। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना है। यहाँ लिखा हूँ मैंने Li2O ठीक है, B लिखा हूँ Li3N ठीक है, और उसके बाद में चलिए
सी है LiF। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो केटाइन से तो आप अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि केटाइन सेम है यहाँ पर, Li पॉजिटिव Li पॉजिटिव Li पॉजिटिव। इसका चार्ज आ रहा है बेटा -2, इसका -3 आ रहा है क्योंकि एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, 3 लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका -1। ठीक। अब जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा बराबर है, उसका लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट पर कौन है? बी है, फिर ए है, फिर सी है। ठीक है ना। फजांस रूल अलग है और ये अलग है। अभी हमारा टॉपिक कौन से शुरू है बोलो? बॉर्न-हेबर साइकिल। नोट किया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए बेटा। हाँ, यहाँ यूज किया मैंने अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी। NaCl ए वाला, बी है MgCl2, सी है AlCl3। तो इसका चार्ज -1 है, इसका -1 एनायन का तो साइज सेम है ना, क्योंकि चार्ज भी सेम है यहाँ पर। बट केटायन देखिए, ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, ये Mg डाई पॉजिटिव के फॉर्म में है, और ये Al+3। अब ये तीनों भी सेम पीरियड में आते हैं। थर्ड रो एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर चार्ज जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसका लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा रहता, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगी तोड़ने के लिए? इसको, सी वाला, फिर कौन सा? बी, और फिर ए। सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी इसके लिए, फिर सेकंड वाला, फिर ये थर्ड ए वाला। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी पक्का। चलिए देखिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ मैं आपको। क्या रियल ये लेटिस एनर्जी कैसी है, क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ए वाला है बेटा, इसमें NaF और बी वाला है MgCl2। देखिए, तो ये Na पॉजिटिव और ये है Mg डाई पॉजिटिव, और ये है F नेगेटिव और ये है Cl नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा कि लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज अगर कम रहेगा तो साइज के हिसाब से ये जीत रहा, और चार्ज के हिसाब से ये जीत रहा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, चार्ज कितना इसका डाई पॉजिटिव वाला है और ये Na पॉजिटिव, और साइज F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो ये देखिए कौन से पीरियड से आएगा? सेकंड पीरियड से आएगा, बराबर है ना, और ये थर्ड पीरियड से, बराबर है। मतलब साइज इसका छोटा है और इसका बड़ा है। तो ऐसा कब करेंगे आप? देखिए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर चार्ज और साइज वाला ये मतलब पोर्शन टाई हो गया क्वेश्चन, तो इसमें आप प्रीफर करना चार्ज को। चार्ज इज डोमिनेंट ऑन साइज, क्योंकि साइज डबल नहीं हो सकते, भले चार्ज डबल हो रहा, +1 से कहाँ चलेगा? +2 पर। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या MgCl2 का, है ना, लेटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू NaF, बिकॉज चार्ज इज डोमिनेटेड ऑन साइज, बराबर है, क्योंकि चार्ज जो है ये डोमिनेट रहेगा किस पर? साइज पर। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? समझ गया आप? ये है बेटा बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करना, याद रखना लेकिन इसमें कि लेटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता साइज के। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला टॉपिक। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया इसमें कि सॉल्यूट इंटरेक्शन, बराबर है। अब सेकंड वाला ध्यान से देखिए आप, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और एक लास्ट है सॉल्यूट इंटरेक्शन। बस हो गया, फिर बस 10 मिनट का टॉपिक बचा, टॉपिक फिर एंड। ध्यान से देखिएगा। हाँ, ए बी डालते थे हेडिंग इसमें हम, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके, और एक लास्ट है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मान लीजिए यहां पर हमने सॉल्वेंट यूज किए, बराबर, और ऊपर से हम ऐड कर रहे सॉल्यूट। क्या ऐड कर रहे? सॉल्यूट। ठीक है, थोड़ा सोचो आप, जब हम इसमें सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बराबर है। क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। अब क्या होगा
कि जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उस वक्त सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और एक दूसरे से जब सॉलिड मॉलिक्यूल धीरे धीरे सेपरेट होंगे तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। याद रखेंगे आप, देखिए व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल dissolve in solvent, therefore solid molecule are separated, ठीक है। so energy is released in this process because solid molecules are linked together by strong force of attraction, ठीक है। then energy is required to overcome, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, ऊपर से हम NaCl ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वाटर ने तो पूरी जगह घेर के रखा है इस तरह इसमें कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब ऊपर से हम NaCl ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, NaCl की बात कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, बराबर है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे तभी तो सॉलिड मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व भी होगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट भी होगा, बराबर है। तो ये था बेटा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ में आया कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या, सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, जिनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो तभी तो सॉलिड मॉलिक्यूल इसमें डिसोसिएट होंगे, अदरवाइज सॉलिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो सकते। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, पक्का। अब देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या रहेगा, सेम थिंग, ध्यान से देखना। मान लीजिए क्या इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किए, क्या ऐड किए, सॉल्यूट, और यहाँ पर है बेटा सॉल्वेंट, क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट। तो सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्यूट के सराउंड में जमा होंगे, कहाँ पर जमा होंगे, सराउंड में, जिसे हम सॉल्वेशन कहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ NaCl, क्या यूज किया, NaCl, बराबर है, और सॉल्वेंट रहेगा वाटर, ठीक है। तो NaCl किसके फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव के फॉर्म में और Cl निगेटिव के फॉर्म में। ध्यान से देखो बेटा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल है, सॉलिड मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट के इसमें वाटर है, ओके। ध्यान से देखो बेटा, बराबर ना, ये H2O 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 H2O, ओके। ध्यान से देखो सॉलिड मॉलिक्यूल किसके सराउंड में जमा हो रहे हैं, सॉलिड के सराउंड में जमा हो रहे हैं, और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन रहेगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देख लो, ये H ये पॉजिटिव पॉजिटिव H, ठीक है। थोड़ा अच्छा लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए Cl निगेटिव है ना, देखो H 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 और ये H, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है बेटा आपको, ये रहेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा रहेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, बराबर है। ये आयन है और ये डाइपोल है ना, पोलर मॉलिक्यूल है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन किस में होता है, एक आयन के बीच में और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, क्या, व्हेन सॉल्यूट dissolve in solvent, then solvent molecule are then solvent molecule surrounded by the solute ion और मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सॉल्वेशन। ध्यान से देखिएगा, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं
तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट के अराउंड में जमा होते हैं, हो गया अराउंड में जमा, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, व्हेन वाटर is a solvent, when water is a solvent called as hydration, क्या रहेगा, हाइड्रेशन, एंड द एनर्जी रिलीज इन हाइड्रेशन प्रोसेस। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज कैसे होगी, देखिए कि यहाँ पर वाटर जो है इस NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ना, और दोनों को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। द एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, in hydration process, the energy is released in hydration process, हाइड्रेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, बराबर है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसको बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान से देखिए, इसको हम डेल्टा HYD, और ये H, हैदराबाद मत बोलना आप, डेल्टा HYD और H। देखिए क्या है कि ये Na पॉजिटिव प्लस x मोल ऑफ H2O 2 गिव्स, है ना, Na और H2O बाय x, ये N पॉजिटिव, N लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर +1, कोई प्रॉब्लम नहीं, +1, ओके। Cl नेगेटिव प्लस y H2O 2 गिव्स, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, 2 गिव्स Cl H2O बाय y, और ये नेगेटिव, ठीक है। मीन्स देखिए, एक कॉन्सेंट्रेशन को हाइड्रेशन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous आयन कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मीन्स 1 मोल गैसियस आयन को हाइड्रेशन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, बराबर है। क्या बोलेंगे इसको, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ तक के समझ गए, क्या था फॉर्मूला बोले इसका, फिर डेल्टा सॉल्यूशन है ना, H इज इक्वल टू द लैटिस एनर्जी, यहाँ पर लगी इसको तोड़ने के लिए, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ओके, लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। बेटा ध्यान से देख लो, एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बस 3-4 मिनट में लास्ट, ओके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन टॉपिक अगर निकल गया तो उसको फिर डिटेली एक्सप्लेन करना पड़ता है, ओके। हाँ चलो ध्यान से देख लो, बताओ, देखो क्वेश्चन है, हाँ, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, लिखो आप ऐसा NaCl, ओके। अब इसमें दिया हुआ है लेटिस एंथैल्पी NaCl का, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो लग रही 790 किलोजूल पर मोल लग रही बेटा, बराबर। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसके लिए है डेल्टा HYD, H इज इक्वल टू -786 किलोजूल पर मोल, बराबर, कितना है, -786 किलोजूल पर मोल। क्या पूछा अपने को, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बराबर है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था, लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो लैटिस एंथैल्पी है बेटा इसमें 790 किलोजूल पर मोल, ठीक है, और ये माइनस में है, बराबर है, कितना, -786 किलोजूल पर मोल। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका NaCl का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 4 किलोजूल पर मोल, कितना रहेगा, 4 किलोजूल पर मोल, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ KCl, किसके लिए निकालना है आपको, KCl के लिए, ओके। अब यहाँ पर इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया हुआ है, जल्दी से लिख लो आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू -681.8 किलोजूल पर मोल, ओके। और क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है बेटा इसमें, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू 699 किलोजूल पर मोल। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन H इज इक्वल टू, बराबर है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हाँ,
क्या है बेटा बोलो, 699 किलो जूल पर मोल माइनस 681.8 किलो जूल पर मोल, तो इसका आंसर आ जाएगा 17.2 किलो जूल पर मोल। Therefore the enthalpy of solution of KCl is, किसके लिए बताइए, KCl is 17 ठीक है 17.2 किलो जूल पर मोल, करेक्ट है आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद में पढ़ेंगे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिटेल में। ठीक है, बाय।